बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोहदा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता एक हफ्ते से जायद हो गए, अब वहां पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हजारों लोग यहाँ पे मौजूद थे और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबा तस्लीम किए मुजाहिरीन के। जो चीजें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूं। देखिए, बड़े सादा सादा मुतालबात थे। जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूं, फिर आपको बताता हूं तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा यह था और यह कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में जम किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत खराब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया क्वेटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि एफसी को शहरों से हटाया जाए और अगर अमन व अमान के क्याम के लिए उनकी जरूरत हो तो हर जिले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो एफसी है या फौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेंड ही नहीं होती। मैं कोई फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूं। आप यहां बरतानिया के अंदर इनकी फौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहां पे भी लड़ाई हो जाएगी। फौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फौज छावनियों में रहती है, फौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स में रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी जरूरियात के बारे में, उनके साथ डील कैसे करना है, इन चीजों के बारे में। तो वहां तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। बहरहाल जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीजें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। नंबर 1 तो फौरी तौर पर जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास, ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदा ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया और फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे या पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप एफसी को वहां से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पे ले जाएंगे जहां उनका काम है। लिहाजा जरूरी यह है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं इन पुलिस एहलकारों को पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाए, लवाहिकीन की कफालत की जाए, बच्चों की तालीम और मुआवजा जो है पॉलिसी के मुताबिक वो फराहम किया जाए और जो भी इनके ड्यूज बनते हैं वो इन्हें फौरी तौर पे जारी किए जाए। ये बहुत जरूरी है कि ये सब किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पिसे हुए तबकात हैं या गरीब पुलिस वाले हैं उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता जो दूसरे शोहदा के साथ होता है। तो ये भी उनका एक मुतालबा था, ये फौरी तौर पे पूरा होना चाहिए। तो नाज़रीन, ओवरऑल हुकूमत ने अब मुतालबा तस्लीम कर लिए। ये पहले दिन कर लेते तो इतने दिनों तक शोहदा की लाशें सड़कों पर तो ना पड़ी रहती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए। पहले ये ढिटाई पे उतरे हुए थे कि जी हम बात नहीं मानेंगे, हम इसका जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, हम जो है वो शोहदा का जो उनका इज्जत और उनकी जो तकरीम है वो उनको नहीं देंगे, लवाहिकीन की बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो लोग डट गए। हुकूमत को लगता था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये लोग चले जाएंगे, लेकिन जब दिन काफी बढ़ गए तो फिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा शोहदा के लवाहिकीन और धरना देने वाले लोगों के सामने। तो अब जो शोहदा है उनकी तदफीन होगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। चंद सहाफी जो हैं वो भी गायब हो गए हैं,
चंद नौजवान, यानी रोजाना दो तीन खबरें आती हैं कि नौजवान बलूचिस्तान से लापता कर दिए जाते हैं। और ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं, इनका सिलसिला पहले भी जारी था, लेकिन अब बहुत तेज कर दिया गया है। अहमद फरहाद साहब, जिन्हें आजाद कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में कुछ समझ नहीं आती, तो इतलात आती रहती हैं। हुकूमत ने किस चक्कर में उन्हें जेल में रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, क्यों उन्हें गिरफ्तार रखा हुआ ये भी पता नहीं चलता, कौन सा ऐसा उन्होंने जुर्म कर दिया सवाए इसके कि वो अपने लोगों के हक के लिए बात करते हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो अहमद फरहाद साहब की सेहत काफी खराब हुई है, इसके बारे में कुछ सहाफी मुझे बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत काफी खराब है, उनको रिहाई मिलनी चाहिए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, लेकिन दबाव उन पे यही है कि आप एक वीडियो बना दें और घर चले जाएं। बहरहाल अहमद फरहाद साहब ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरे ख्याल में वीडियो बना के जान छुड़वाएं, बाहर निकल के अपना इलाज करवाएं, और उसके बाद जो है फिर आप अपना मौक़िफ़ दें। सारी दुनिया को पता है कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। आप अगर वीडियो बना भी देंगे ना, कोई अगर अहमद फरहाद साहब वीडियो बना देंगे या कोई वीडियो बना देंगे वो जो शौकत नवाज मीर साहब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है जबरदस्ती बनवाइए, पकड़ के बनवाइए। इंसान लोहे का तो नहीं बना हुआ होता, इंसान कोई बहुत मजबूत, कोई स्टील का बना हुआ तो नहीं होता। आप मुझे दे दें कोई भी एक जर्नैल और दें मुझे एक हफ्ते के लिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा उससे, जो वीडियो आप कहेंगे मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। यहां तो लोग 4-4, 5-5 महीने गायब कर दिए जाते हैं ना, तो आप दें कोई बंदा, उसे वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। इंसान को आप मारते रहे, एक वक्त आता है आप उसकी फैमिली को भी मजबूर करें, आप सबको मजबूर करें, आप उसके बच्चों को मजबूर करें, तो अल्टीमेटली आदमी टूट जाता है। तो उससे वीडियो बनवाई जा सकती है। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है। अहमद फरहाद साहब इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं, शौकत नवाज मीर साहब भी इस मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं। मैंने इसका सामना किया, मैं इसलिए जानता हूं। लिहाजा कोई यकीन नहीं करेगा, अगर आपने कोई वीडियो बना भी दी तो कोई नहीं मानेगा ये जबरदस्ती बन रही है। नाजरीन, कश्मीर में क्योंकि अहमद फरहाद साहब वहां गिरफ्तार हुए हैं, वहां मैं आपको ले जाता हूं कश्मीर में सूरत क्या है। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जो ओवरसीज बीच में बंदे डाले गए ना, उन्होंने आकर कहा कि जनाब हमें भेजा है आसिम मुनीर साहब ने, और आसिम मुनीर साहब का मैंडेट हम लेकर आए। तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, क्योंकि एक कलदम जमात अब करार दिया जा चुका है उसे, तो उन्होंने हिकमत अमली के तहत यह बात पब्लिक कर दी कि आसिम मुनीर साहब को हमने खत लिखा था, तो उसके जवाब में उन्होंने जनाब बंदा भेज दिया है और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा हमने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया है और अब हम यहां पे धरने पे बैठे हैं और इंतजार करेंगे 22 तारीख तक। अब जब मेरा राब्ता हुआ उन लोगों से, वो कहते हैं जी हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सारा कुछ हम बताएंगे, हमारे साथ जो वादे और दावे किए गए और जिस जिसका नाम लिया गया हम वो भी बताएंगे, लेकिन हम 22 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर 22 तारीख तक हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और कश्मीरियों को उनके हकूक मिल गए तो फिर सूरत कुछ और हो जाएगी। लेकिन अगर 22 तारीख तक सूरत जूं की तूं रहती है और इसी तरीके से डिटाई दिखाई जाती है, तो ना सिर्फ हम हकायक सामने रखेंगे बल्कि हम अपने अगले लायामल का ऐलान भी करेंगे। तो ये आसिम मुनीर साहब के साथ प्रॉब्लम एक ये भी बन गई ना कि वो कलदम जमात करार दिया गया उसको, और उसके साथ अगर वो अपने नुमाइंदे भेजकर बातचीत करेंगे तो ये एक और इशू बन जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे इसीलिए तरदीद भी करवाई गई। बिलावल जो है वो कश्मीर से वापस आ गए हैं। जो मिशन नूरा कुश्ती है बिलावल का, वहां पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती वो नाकाम हो गया क्योंकि पीएमएलएन आई नहीं सामने और बिलावल अपोजिशन होने का ड्रामा कर रहे थे। हालांकि वो वहां पे हुकूमत में है, बिलावल के पास आजाद कश्मीर की हुकूमत है। ये जितनी पाबंदियां लगी हैं, सरों के ऊपर इनाम रखे गए हैं, जितनी फोर्सेज वहां पे बुलाकर कत्लेआम किए गए हैं, ये सब बिलावल की मर्जी से हुआ। और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी हुकूमत भी आजाद कश्मीर में, उन्होंने ये सारा कुछ जुल्म वहां पे आजाद कश्मीर में किया। बहरहाल बिलावल 3 दिन तक रहे आजाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में जलसा किए बगैर या कोई कॉर्नर मीटिंग किए बगैर मुजफ्फराबाद से वो वापस आ गए बिलावल। हो सकता है दोबारा चले जाएं, कोई एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत मिल जाए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों में गर्मजोशी कोई नहीं है और आजाद कश्मीर के लोग इन इंतखाबात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। और बिलावल को इस बात का भी आइडिया है कि लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आ सकता था। बहुत मुमकिन है किसी जगह पे कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई माहौल बनाया जाए और वहां पे बिलावल जरदारी को हेलीकॉप्टर के जरिए से उतार कर कोई एक इंडोर किस्म का या एक मखसूस बंद माहौल के अंदर सिक्योरिटी के हिसार में एक आधा जलसा और करवा दिया जाए बिलावल का, ताकि पीपल्स पार्टी को कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी जा सके। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीएमएलएन तो आई नहीं मैदान में। नवाज शरीफ, जिनके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम भी हो रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, तो नवाज शरीफ आजाद कश्मीर में आ भी नहीं सके। इससे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान में आए नवाज शरीफ साहब, लोगों ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया और मियां साहब को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। अब मियां साहब जो है वो आजाद कश्मीर आ ही नहीं पा रहे। नवाज शरीफ को इस वक्त कंपेन के लिए आजाद कश्मीर जाना चाहिए था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों से मुलाकात की, जब टिकटों की तकसीम हो रही थी तब भी उन्होंने बातचीत की
और मियां नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के लोगों को कहा कि मैं खुद आऊंगा आपकी कंपेन चलाने के लिए। अब वो बार बार बुला रहे हैं और मियां साहब किधर गायब हैं, किसी को कुछ पता नहीं। मियां साहब आजाद कश्मीर कंपेन के लिए जाने की बजाय इधर उधर की गेम कर चुके हैं और मियां साहब नहीं जा रहे आजाद कश्मीर, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि वहां पे लोग टमाटर मारेंगे या वहां पे लोग ऐसी बेइज्जती करेंगे या पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो एक नई मुसीबत बन जाएगी। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बिलावल भी आगे, हो सकता है बिलावल को दोबारा मौका मिल जाए क्योंकि बिलावल को वहां पे हुकूमत भी बनाकर देनी है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो एक उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की नूरा कुश्ती चल रही है वो अभी जारी है। देखिए मैं नूरा कुश्ती उसको क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब ने अभी तक फॉर्म 47 पर मिलने वाली जो जाली नशिस्तें हैं वो वापस नहीं की। ना उन्होंने एमएनए की सीटें छोड़ी हैं जो उनको जाली दी गई फॉर्म 47 पे, ना उन्होंने सेनेटर्स की वो सीटें छोड़ी हैं जो जाली सीटों के जरिए से उनको मिली, और ना उन्होंने सूबाई असेंबली की सीटें छोड़ी हैं, और ना ही फजलुर रहमान साहब ने वो मखसूस नशिस्तें वापस की हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माले गनीमत के तौर पर छीन कर इस जाली सरकार ने और एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को तोहफे में दी थी। तो फजलुर रहमान साहब अगर तो वो चाहते हैं कि ये समझा जाए, ये मान लिया जाए कि फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो फिर फजलुर रहमान साहब को फौरी तौर पे वो तमाम चीजें वापस करनी होंगी जो एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पे फजलुर रहमान साहब को दी हुई हैं। चीजें वापस करें ताकि लोग ये समझें कि फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो चुके हैं। लेकिन अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो फजलुर रहमान को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हो सकता है आजकल में फजलुर रहमान पे कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है थोड़ा प्रेशर डाला जाए और फजलुर रहमान को हीरो बनाने की कोशिश की जाए मजीद। लेकिन लोग पता कब मानेंगे? लोग तब मानेंगे जिस दिन फजलुर रहमान को और उनके सारे भाइयों को नाअहल कर दिया जाएगा, उनके बेटे को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया जाएगा, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी में 15-20 हजार लोगों को इकट्ठा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई 35-40 हजार अफराद के ऊपर FIR हो जाएंगी, जिस दिन फजलुर रहमान पे 300 मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कारकुनान 8-8, 10-10 हजार की तादाद में पकड़ के जेलों में भर दिए जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाएगा, उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी और उनकी पार्टी के लोगों को अगवा करवा के उनसे बयान दिलवाए जाएंगे कि मेरा फजलुर रहमान साहब की पार्टी से या फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फौज जिंदाबाद। जब इस किस्म के बयानात आएंगे तो फिर हमें लगेगा कि शायद अब फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब वाले रास्ते पे चल रहे हैं या वो इनकलाबी बनने जा रहे हैं। जिस दिन फजलुर रहमान समेत उनकी सीनियर क़यादत सारी की सारी जेल में चली जाएगी ना, जब फजलुर रहमान साहब को जेल में बिल्कुल ऐसे रखा जाएगा जैसे एक कैद तन्हाई है, फजलुर रहमान साहब किसी को मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ना उनकी आप तस्वीर देख पाएंगे, ना आप उनकी वीडियो देख पाएंगे, ना आप फजलुर रहमान साहब का कोई आवाज सुन पाएंगे, तो फिर ऐसा महसूस होगा कि जैसे फजलुर रहमान साहब अब इनकलाब के रास्ते पे चले। तो फजलुर रहमान साहब के लिए मशवरा यह है कि यह बहुत लंबा और कठिन सफर है, आपसे नहीं होगा। आपने बड़ी पुरसाइश जिंदगी गुजारी है, आप स्टेटस को का हिस्सा है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, आप ताल्लुकात बनाकर रखें, लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। ये नूरा कुश्ती कुछ भी नहीं बेचती। अगर आपने इमरान खान बनना है तो इमरान खान वाली कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि आप इनकलाबी बन गए हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए तोहफे यानी फॉर्म 47 की सारी सीटें, चाहे वो सेनेट की हैं, कौमी असेंबली की हैं, सूबाई असेंबली की हैं या मखसूस नशिस्तें हैं, वो सारी नशिस्तें आप वापस करें और साथ ही साथ आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के लिए और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए इमरान खान साहब से और पूरी कौम से माफी मांगे। तो फिर तो फजलुर रहमान साहब बात बन जाएगी। देखिए फजलुर रहमान साहब की जगह जो असल में बंदा लड़ाई लड़ गया ना, वो जावेद हाशमी साहब है। जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार किया गया, 79 साल उनकी उम्र है, यानी 80 साल के होने वाले हैं। उनकी सालगिरह का दिन था और जिस दिन उनकी सालगिरह थी उस दिन जावेद हाशमी साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ये आदमी वाकई अपने जमीर का कैदी है, ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट का बागी है और मुजामत का एक मीनार है जावेद हाशमी। आप देखें ना नवाज शरीफ कितना बदकिस्मत है। इस आदमी ने, नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़ के चला गया डील करके परवेज मुशर्रफ से, तो ये आदमी तब भी डटा रहा, ये खड़ा रहा नवाज शरीफ के साथ, इसने लंबी जेलें काटी। लेकिन आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है पंजाब में और भाई की हुकूमत है वफाक में और उसी जावेद हाशमी को उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। कमाल नहीं कर दिया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की बेटी ने और उसके भाई ने। ये बेफैज खानदान है। ये कल को अभी ये बाजवा के खिलाफ बोलते हैं, इससे पहले औरों के खिलाफ बोलते थे, मुशर्रफ के साथ डील की, फिर मुशर्रफ के खिलाफ बोलते रहे, अभी ये कल को आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे। आजकल तो ये हर वक्त ये कहते हैं ना आसिम मुनीर ये हैं वो हैं, कल को ये आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे, आप ये याद रखिएगा। जावेद हाशमी साहब ने जो आखिरी ट्वीट किया, वो ट्वीट जावेद हाशमी साहब का
जर्नैलों के बारे में था और उन्होंने कुछ मिसालें देकर याया खान की या बाकी जर्नैलों की उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया और उन्होंने कहा कि आज भी उसी रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से फिर गिरफ्तारी के लिए सारा सिस्टम मुतहर्रिक हो गया और बिलाखिर जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर कोई इस वक्त इनकलाबी है तो जावेद हाशमी है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। 1000 मौलाना फजलुर रहमान निकलते हैं एक जावेद हाशमी में से। और जावेद हाशमी अपने मुंह से कह चुके हैं कि जो तकलीफें और जेल इमरान खान ने काटी है मैंने कभी नहीं काटी, या इतनी तकालीफ तो हमने भी कभी नहीं देखी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लगे हाथों में आपको बता देता हूं कितना इजाफा किया गया, कैसे इजाफा किया गया। एक नया फॉर्मूला लेकर आई है हुकूमत। एक तो जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया 31 रुपए से जायद और पेट्रोल 5.5 रुपए। तो 31 रुपए से जायद डीजल की कीमत में इजाफा किया गया उस वक्त जब किसान को डीजल की जरूरत होती है। बहरहाल इन्होंने इजाफा कर दिया और आम आदमी की कमर में एक और छुरा घोंप दिया। लेकिन एक नया काम भी किया इन्होंने किया यह कि अब रोजाना की बुनियाद वाला फार्मूला, यानी पहले तो यह होता था ना कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी तो उसका फैसला हो जाता था, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर यह फैसला हुआ करेगा। यानी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, कल थोड़ी सी कम करके परसों फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये करते हुए उन्होंने कहा जी हमने अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। और जब ये वुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना तो उस वक्त सामने जो लोग बैठे हुए थे वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी शक्लें सहाफी भी नहीं पहचानते। आप अंदाजा करें कि 2 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पे अली परवेज मलिक थे और अता तारड़ थे। ये 2 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई पहचानता ही नहीं है, यानी उनमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा यार पता नहीं, ये कोई मुलाजिम है किसी महकमे के, इनको लाके यहां बैठा दिया है और सहाफियों के बगैर ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। यानी अब ये सहाफियों से भी डरना शुरू हो गए, इनके ये हालात हो गए। तो अपने चंद बंदे छोटे मोटे बुला के तो इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, आम आदमी के ऊपर हम बोझ नहीं डाल रहे। ये एक तरफ दावा और दूसरी तरफ लेवी कितनी है? 80 रुपए। 80 रुपए तो इजाफी लेवी वसूल कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस अलग है और कह रहे हैं कि हम आम आदमी पे बोझ नहीं डाल रहे टैक्सों का। तो ये क्या डाला हुआ है अपने आम आदमी के ऊपर? तो अब ये करेंगे ये कि आलमी मंडी में जैसे ही थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी ना उसी दिन पाकिस्तान में बढ़ा देंगे, और जैसे ही आलमी मंडी में कीमत कम होगी ना तो ये कहेंगे जी 15 दिन बाद पेट्रोल आएगा हम कम करेंगे, यानी 1.5 महीने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये करेंगे वही जो ये पहले से करते आए, कीमत बढ़ानी है तो एकदम बढ़ाएंगे, कम करनी है तो बहुत दिन बाद कम करेंगे और आवाम की जेब के ऊपर डाके डालेंगे। रोजाना की बुनियाद पे इसलिए कर रहे हैं कि जब ये 15 दिन बाद करते हैं ना तो खबर बन जाती है। रोजाना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे कि यार ये तो रोज का काम है, ये कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या खबर करें। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला इसीलिए ये लेकर आए हैं कि खबर ना बने, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो और पेट्रोल की कीमत जब कम करें तो वो देर से करें और जब बढ़ाएं तो वो फौरी तौर पे बढ़ाएं। मुराद सईद का एक ट्वीट आया नाजरीन, उसमें जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि हम ये समझते थे कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की या मीना खान अफरीदी या बाकी लोग जितने भी हैं, शाहिद खटक वगैरह, ये सब लोग, ये मुराद सईद की टीम है, हमें ये लगता था। लेकिन आज मुराद सईद ने एक जुमले में ये बात क्लियर कर दी कि उनका इनसे कोई राब्ता नहीं है और जो गिले शिकवे उन्होंने किए हैं अपने इलाके की एक यूनिवर्सिटी कैसे जमीन पे कब्जा हुआ, किस तरह वो छुड़वाया गया, कैसे वहां पे मिलिट्री आके बैठ गई, वो सारी चीजें, और किस तरह जर्नैल उन पे दबाव डालते रहे कि जनाब आप ठेका हमें दे दें। रिटायर्ड जर्नैल उन्हें कहते रहे जी ठेका आप हमें दें और हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो मुराद सईद ने कहा जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो कानून और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सारा कुछ उन्हीं के लिए है जिनके पास डंडा है। मिसाल के तौर पे ये पीआईए वाली मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीआईए के जिम्मे 4.5 अरब रुपए के टैक्स और जुर्माने और सरचार्ज माफ कर दिए गए। आप देखें कैसा मजा आ रहा है ना आपको। 10 अरब रुपए का पीआईए पहले बेचा, 14 अरब रुपए से जायद की प्रॉपर्टी साथ दे दी और अब उसके 4.5 अरब रुपए के जुर्माने, टैक्सेस और जो सरचार्ज हैं वो भी माफ कर दिए गए।